हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है विनी साइंस क्लासेस पे। मैं हूं आपका केमिस्ट्री मेंटोर राजकुमार सैनी। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने एनसीईआरटी केमिस्ट्री की डिटेल वन शॉट वीडियो की क्लासेस स्टार्ट की थी, जिसका हाइड्रोकार्बन चैप्टर आपको मैंने ये स्टार्ट करवाया था। इसकी पार्ट 2 में बना चुका हूँ। आज इसका पार्ट 3 है। अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो पे पहुंचे हैं तो पहले मैं इसका प्ले लिस्ट में लिंक दे रहा हूँ। वो आप पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लेना, ताकि आपको ये चैप्टर यहाँ तक बढ़िया समझ में पहुंचे। हमने यहाँ तक कर लिया था, ये रिएक्शन हमने कर ली थी आइसोमर वाली भी। अगर अपने एन हेक्सेन वगैरह को या हाइयर एल्केन को एन हाइड्रस AlCl3 प्रेजेंस में गर्म करते हैं तो वो अपने आइसोमर में कन्वर्ट हो जाता है। और आपको पता है आइसोमर उसके ज्यादा बनते हैं, पर अपने यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट ही लिखने होते हैं जो मेजर बने। इसको आइसोमराइजेशन बोला था, याद होगा तो आपको कि अगर हाइयर एल्केन को अपने एन हाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड और हाइड्रोजन क्लोराइड के प्रेजेंस में गर्म करते हैं तो अपने आइसोमर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। उसके प्रोडक्ट कौन से बनते हैं? आइसोमर वाले। जैसे यहाँ एन हेक्सेन था तो उसका एक प्रोडक्ट कौन बन गया? 2 मिथाइल पेंटेन। और सेकंड कौन सा बन गया? 3 मिथाइल पेंटेन। वैसे तो उसके आइसोमर आपको पता है एक से ज्यादा बनेंगे, बट यहाँ अपने मेजर प्रोडक्ट ही लिख लेते हैं। ठीक है, अगला सुनो। एरोमेटाइजेशन मींस नॉर्मल एलिफेटिक कार्बन है, कार्बन की चेन है 6 कार्बन या 6 कार्बन से ज्यादा वाली। अगर आप उनको इतना टेम्परेचर दे रहे हो 773 और 10 से 20 एटमॉस्फेयर प्रेशर, और कैटालिस्ट की प्रेजेंस में अगर आप उसको गर्म कर दें तो याद रखना वो एरोमेटिक कंपाउंड में चेंज हो जाएगा, जिसमें रेजोनेंस हो एरोमेटिक कंपाउंड। और अगर 6 कार्बन है तो आपको पता है 6 कार्बन का एरोमेटिक कंपाउंड क्या है? बेंजीन। क्या है? बेंजीन। ये सिंपल सी रिएक्शन है। ये देखो यहाँ लिखा हुआ ये रहा। ये आपने एन हेक्सेन ली, 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6। क्रोमियम चाहे कैटेलिस्ट ले लो, चाहे वैंडेनियम ले लो, चाहे मोलिब्डेनम, इनके ऑक्साइड लेने हैं, जैसे क्रोमियम ऑक्साइड, वैंडियम ऑक्साइड, मोलिब्डेनम ऑक्साइड। आप इनको 773 केल्विन और 10 से 20 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे आप इनको क्या करो? गर्म करो। तो 6 कार्बन है, ये देखो इसका फॉर्मूला C6H14। यहाँ बना क्या है? बेंजीन। तो बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है? C6H6। आपको पता है यहाँ पे हाइड्रोजन बाहर गई, यहाँ पे 14 है, यहाँ देखो 6 है। 8 हाइड्रोजन इसमें क्या गई? तो इसको आप क्या बोल सकते हो? डिहाइड्रोजिनेटेड। डिहाइड्रोजिनेटेड का मीन पता ही होगा आपको। डी का मीन्स कोई चीज क्या होना? कम होना या बाहर जाना। तो याद रखना, इसमें क्या हुआ? हाइड्रोजन बाहर गई तो सिंगल बॉन्ड है वो सारे के सारे उसमें अल्टरनेट में कौन से हो गए? डबल बॉन्ड। और हाइड्रोजन बाहर, ये आपस में ऐड हो गई। अब आपको यहाँ भी है देखो, अगर आपको टोलबिन बनाना, ये पूछ रहा है अगर टोलबिन बनाना तो आपको कौन सी एल्केन लेनी पड़ेगी? देखो टोलबिन क्या होती है? बेंजीन है, और बेंजीन के ऊपर कौन सा ग्रुप लगाओ? CH3। मिथाइल बेंजीन को क्या बोलते हैं? टोलबिन। अब ऑब्वियस सी बात है, इसमें 7 कार्बन है, 6 ये रहे, एक ये रहा। तो आपको इसको बनाने के लिए किसके साथ रिएक्शन करनी पड़ेगी? ये रिएक्शन एन हेप्टेन के साथ। एन हेप्टेन के साथ अगर आप एन हेप्टेन को क्रोमियम ऑक्साइड, वैंडियम ऑक्साइड, मोलिब्डेनम ऑक्साइड के प्रेजेंस में 773 केल्विन और 10 से 20 एटमॉस्फेयर प्रेशर की गर्म कर रहे हो तो उसका डिहाइड्रोजनेटेड होगा और क्या बन जाएगी? ये सिंपल से इसका सवाल है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? एन हेक्सेन और एन हेप्टेन। एन हेप्टेन और एन हेक्सेन का कर रहे तो क्या बन गया आपके पास? बेंजीन। और इसमें एरोमेटिक कंपाउंड बन रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? एरोमेटाइजेशन। बिल्कुल सिंपल सा रिएक्शन। और ये इसने दिया है। ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होती है? प्रेजेंस ऑफ ऑक्साइड। किसके ऑक्साइड ले सकते हो? वैंडेनियम के, मोलिब्डेनम के या क्रोमियम के। ये सिंपल सा। अगली रिएक्शन सुनो। ये इजी रिएक्शन है, रिएक्शन विद स्टीम। रिएक्शन विद स्टीम। वाटर स्टीम के मतलब मान लो आप वेपर की प्रेजेंस में गर्म कर रहे हो, स्टीम मींस भाप की प्रेजेंस में, पर फुल गर्म टेम्परेचर 1273 केल्विन। तो सिंपल सा ये मीथेन रहा। आपने इसको H2 निकल की प्रेजेंस में भाप के और इतना टेम्परेचर देके आपने स्टीम में गर्म किया तो क्या बन गया? कार्बन मोनो ऑक्साइड। कार्बन मोनो ऑक्साइड। एक तो बन गया आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, मोनो ऑक्साइड। और एक आपकी क्या बन रही है? हाइड्रोजन। क्या बन रही है? हाइड्रोजन। ये इसने लिखा, देख लो। अगर आप मीथेन को गर्म कर रहे हो स्टीम के प्रेजेंस में, निकल कैटालिस्ट ले रहे हो, कार्बन मोनोऑक्साइड और डाई हाइड्रोजन बनेगी। और इस प्रिपरेशन का सबसे ज्यादा यूज किसमें होता है? डाई हाइड्रोजन गैस बनाने के लिए, H2 गैस फॉर्मेशन के लिए इस प्रिपरेशन का इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा यूज होता है। मीथेन का आप स्टीम की प्रेजेंस में निकल और स्टीम के साथ रिएक्शन कराओ और निकल की प्रेजेंस में तो आप क्या बना लोगे? डाई हाइड्रोजन।
अब सुनो अगला, पायरोलाइसिस। लाइसिस का मीन होता है ब्रेक डाउन। इसको याद रखना, पायरोलाइसिस भी बोलते हैं और क्रैकिंग भी बोलते हैं। क्रैकिंग का मीन छोटे छोटे फ्रेगमेंट में कोई चीज टूटना, क्रैक होना। क्रैक का नाम सुना होगा तुम, इसमें जरूरत होता है। अगर आप हाइयर एल्केन लेते, हाइयर एल्केन, उनको गर्म कर रहे हो हाइयर टेम्परेचर पे, हाइयर टेम्परेचर पे क्या कर रहे हो, गर्म, तो वो डीकम्पोज मीन छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा लोअर एल्केन की, लोअर एल्केन की सिंपल सी रिएक्शन है, स्मॉलर फ्रेगमेंट बनेंगे। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, पायरोलाइसिस। पायरोलाइसिस का मीन क्या होता है, टूटना। लाइसिस का मीन टूटना, क्रैकिंग। ये देखो, आपने हेक्सेन ली, क्या लिया, हेक्सेन, हेक्सेन ली, उसको हाइयर टेम्परेचर पे गर्म किया, तो देखो यहाँ तो हेक्सेन, हेक्सेन से हेक्सीन बन गई, क्या बन गई, हेक्सीन। हेक्सेन बन गई और प्लस में क्या बाहर चले गया, H2, क्या बन गया, H2। ये देखो यहाँ लिखा भी हुआ है। आप इससे एल्केन भी बना सकते हो और आप इससे एल्कीन भी बना सकते हो। एल्कीन देखो ये रहा, हेक्सेन बन गया ना, इसलिए इसने लिखा है। और बाकी आप इससे हेक्सेन भी देखो। अब आप हेक्सेन को ऐसे भी तोड़ सकते हो, ब्यूटेन में और इथेन में, और ऐसे भी प्रोपेन, इथेन एंड मीथेन। मीन्स सिंपल सा ही है, हाइयर एल्केन को आप अगर गर्म करोगे हाइयर टेम्परेचर पे, तो वो छोटे छोटे एल्केन और लोअर एल्केन्स में क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। इसी को क्या बोलते हैं, पायरोलाइसिस, क्रैकिंग। और आगे इसने लिखा है भी, ये पायरोलाइसिस है एल्केन का वो फ्री रेडिकल रिएक्शन है। और यहाँ पे देखो दो डिकेन मतलब 12 कार्बन की आपको चेन ली है, इसको अगर आप प्लेटिनम निकल की प्लेन्स पे वापस हाइयर टेम्परेचर पे गर्म कर रहे हो, तो क्या बन रहा है, हेप्टेन और पेंटीन, हेप्टेन और पेंटीन। इसके अदर प्रोडक्ट भी आप बना सकते हैं। याद रखना, क्रैकिंग या पायरोलाइसिस का मीन सिंपल सा है, हाइयर एल्केन को आप हाई टेम्परेचर पे गर्म करोगे तो वो एल्केन और लोअर, सॉरी लोअर एल्केन और लोअर एल्कीन के अंदर टूट जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा, इसे फ्रैगमेंट मिलेंगे। इसी को क्या बोलते हैं, पायरोलाइसिस या क्रैकिंग, पायरोलाइसिस या क्रैकिंग। यहाँ तक होगी आपकी कंप्लीट। अब सुनो कॉन्फर्म, कॉन्फर्मेशन, कॉन्फर्मेशन। बस ये दिखाते कौन है, पहले तो याद रखना, एल्केन दिखाते हैं कौन कौन, कार्बन कार्बन जिसके अंदर सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन क्या हो, सिंगल बॉन्ड, जिसके अंदर रोटेशन पॉसिबल, जिसके अंदर रोटेशन क्या हो, पॉसिबल। आप इसको अलग अलग नाम से भी जानते हुए देखो लिखा भी उसने, जिसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हो, उसको मतलब मान लो, उसमें आप क्या कर सकते हो, देखो इसमें क्या होता है, ये एक स्पेशियल अरेंजमेंट है, जिसमें मान लो 3D अरेंजमेंट है स्पेस के अंदर। एटम विच कैन बी कन्वर्ट इनटू अनदर रोटेशन, मतलब रोटेशन के कारण इसके अंदर डिफरेंट टाइम में आपको करवा दूंगा। इसको आप कॉन्फर्मेशन भी बोल सकते हो, कॉन्फर्मर्स बोल सकते हो, रोटामर्स बोल सकते हो। और एल्केन आपको आगे देखो इनफिनाइट नंबर में कॉन्फर्मर्स बनाता है, सिंगल सिंगल बॉन्ड घूम घूम कर, सिंगल सिंगल बॉन्ड है जो हाइड्रोजन अटैच है वो घूम 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 के इन्फिनिटी, इनफिनाइट कॉन्फर्मर्स या इनफिनाइट तरह की मतलब स्ट्रक्चर बनेगा। और ये याद रखना एक स्पेशल मतलब मान लो आइसोमर स्टीरियो आइसोमरिज्म का टाइप है। और याद रखना कॉन्फर्मर्स कितने दिखाते हैं, इनफिनाइट। ये मैं आपको करवाता हूँ, यहाँ लिखा भी है, ये देखो पहले मैं आपको ये करवा देता हूँ, फिर आपको सारा समझ में आ जाएगा, क्रॉस स्ट्रेन वगैरह सब कुछ क्या है। पहले ये देखो, इसके दो प्रोजेक्शन दिए थे कॉन्फर्मर्स को समझाने के लिए, दो। एक तो था शो होर्स का प्रोजेक्शन, मैं आपको दोनों बताता हूँ। एक तो था शो होर्स का प्रोजेक्शन, एक दिया था आपके न्यूमन साहब ने, एक आपने क्या दिया, न्यूमन साहब ने। आप लिए देखो, इथेन का करवाता हूँ आपको। ये देखो, ये एक कार्बन, ये दूसरा कार्बन, इथेन होगी CH3 CH3 C2H6। अब इसमें इसमें देखो, ये कार्बन, इस पे 3 H की पोजीशन देखो, ये H और ये H, अगर इनको सामने से देखो तो ये एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे, और ये इसको ओवरलैप करेगा, और ये इसको ओवरलैप करेगा। मीन्स इनको अगर मैं देखूं तो कुछ ऐसा दिखाई देगा, देखो ये एक कार्बन, ये मान लो दूसरा कार्बन, इसके एच ये रहे 3, तो उसके पीछे वाले गैस देखो, मीन्स इसके बिल्कुल पीछे, तो ये थोड़ा थोड़ा दिखाया, बाकी इसके बिल्कुल मान लो पीछे भी एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, अपने को 3 ही दिखाई देंगे, 3 पीछे वाले नहीं दिखाई देंगे। ये इसने बताया था, सोर्स ने ऐसे प्रोजेक्शन दिया। और इसको क्या बोलते हैं, अब देखो दूसरे में, ये 3 H है, ये 3 H, और ये H देखो ये यहाँ आएगा, मीन्स ये इसको ओवरलैप नहीं कर। अगर इनको ऐसे दिखाऊं, न्यू मैन प्रोजेक्शन में दिखाऊं, तो 3H ये रहे, और साइड वाले ये देखो एंगल बन रहे हैं, ये देखो ये 3 इसमें दिखाई देंगे। अगर मान लो ये एंगल होता है एंगल ऑफ रोटेशन, एंगल ऑफ रोटेशन, ये दोनों हाइड्रोजन है अलग अलग कार्बन वाले, उनके बीच के अंदर एंगल कितना है, इसे बोलते हैं डाईहाइड्रल एंगल या एंगल ऑफ रोटेशन। अगर यह देखो एंगल ऑफ रोटेशन तो कितना है, 60 डिग्री आएगा, क्या लगभग 60 डिग्री। और यहाँ अगर एंगल ऑफ रोटेशन पूछो तो अगर मान लो बिल्कुल ओवरलैप कर रहे हैं, तो ये कितना है, 0 डिग्री, 0 डिग्री। और इसमें
इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं इक्लिप्स्ड, और जिसमें एंगल है ज्यादा उसको क्या बोलते हैं, स्टैगर्ड। क्या बोलते हैं, स्टैगर्ड। अभी मैंने कहा था इनफिनाइट होता है, इनफिनाइट सुनो क्यों, ये 0 से 60 के बीच में, 0 से 60 के बीच में, अगर आप इसको थोड़ा थोड़ा मिनट पे सेकंड के अंदर डिग्री के अंदर भी डिफरेंट कर रहे हो, तो आप इसके कितने कॉन्फिगरेशन बना सकते हो, इनफिनाइट। क्या बना सकते हो, इनफिनाइट। दो तो ये हो गए, इक्लिप्स्ड हो गया एक हो गया आपका स्टैगर्ड, एक हो गया आपका स्टैगर्ड। और इसके बीच में जितने भी होते हैं उनको बोलते हैं स्क्यू। उनको क्या बोलते हैं, स्क्यू। इसलिए बोलते हैं इनफिनाइट। क्या बोलते हैं, इनफिनाइट। एक तो हो गया 0 वाला, एक हो गया 60 वाला, और इनके बीच में आप इनफिनाइट, मतलब थोड़ा थोड़ा एंगल का डिफरेंट करके आप बहुत ज्यादा इसमें कॉन्फिगरेशन बना सकते हो। इसलिए ये लाइन लिखी है ना, ये देखो, ये वाली, ये देखो, एल्केन कैन दोज हैव इनफिनाइट ऑफ कॉन्फिगरेशन सिंगल सिंगल बॉन्ड। तो मैंने बता दिया, एक लिफ्ट वाला और स्टैगर्ड वाला। अब एक चीज और सुन लो यहीं पे, ये नाम दिया था ना, ये देखो, टॉर्सल स्ट्रेन क्या है, टॉर्सल स्ट्रेन। इस बॉन्ड के बीच में और इस बॉन्ड के बीच में आपको पता है रिपल्सन लग रहा है। क्या लग रहा है, रिपल्सन। अगर मैं आपसे सिंपली पूछ लूं, इन दोनों में से कौन सा स्टेबल दिख रहा है आपको, इक्लिप्स्ड वाला ज्यादा स्टेबल लग रहा है कि स्टैगर्ड वाला। मान लो अगर मैं आपसे इनसे पूछ लूं, एक बार बड़ा ठीक है इसको, देखो, अगर मैं इन दोनों में से पूछूं आपसे, भी आपको इक्लिप्स्ड वाला ज्यादा स्टेबल लग रहा है कि ये वाला, इसमें देखो एंगल क्या है, ज्यादा, मीन्स इनमें रिपल्सन क्या है, कम। रिपल्सन क्या है, कम। तो रिपल्सन कम है तो इसके अंदर जो स्ट्रेन लग रहा है वो भी क्या है, कम। और इसमें आपको पता है एंगल है कम, आपको याद होगा, एंगल अगर मिनिमम, एंगल अगर क्या है मिनिमम, तो रिपल्सन क्या होगा, मैक्सिमम। और स्टेबल क्या होगा, कम। तो इसमें अगर बात करें तो स्टेबल के कौन सा ज्यादा होगा, ये वाला स्टैगर्ड वाला कौन सा स्टेबल हो गया, ज्यादा, मोर स्टेबल, मोर स्टेबल, ड्यू टू डाईहेड्रल एंगल इसमें क्या है, ज्यादा। और इसमें टॉर्सल स्ट्रेन मींस रिपल्सन क्या लग रहा है, कम। रिपल्सन क्या लग रहा है इसमें, मिनिमम। यही बात इसने लगी है, इसमें याद रखना, टॉर्सल स्ट्रेन क्या होगा, मिनिमम। स्ट्रेन का मीन आप याद रखना रिपल्सन या स्ट्रेस मान लो, टॉर्सल स्ट्रेन क्या होगा इसमें, मिनिमम। क्योंकि इसमें डाईहेड्रल एंगल क्या है, ज्यादा। इसमें डाईहेड्रल एंगल है वो क्या है, मैक्सिमम। तो इसकी स्टेबिलिटी भी क्या होगी, मैक्सिमम। और याद रखो इसमें आपको बताइए, और ये है न्यूमैन प्रोजेक्शन ऑफ इथेन, और ये अगर सिंपल में सो हॉर्स प्रोजेक्शन ऑफ इथेन। और इक्लिप्ट को आप इसमें, ये इक्लिप्ट हो गया आपका, और ये क्या हो गया, स्टेट, ये क्या हो गया, स्टेगर्ड। होप सो आपको बढ़िया समझ में आ गया होगा। एक लाइन और है वो हम आगे आपको बता दूं, देखो ये लाइन, अभी ये पिलो थ्योरी आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। देखो, एल्केन है उसमें कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड है, इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन है सिग्मा सिग्मा बॉन्ड के अंदर, और ये इसने दिया है, ये देखो उसके अंदर रोटेशन हो रही है तो डिफरेंट उसमें स्पेशल अरेंजमेंट होंगे। अगर उसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो उसके एच क्या है, रोटेट होकर अलग अलग स्ट्रक्चर शो कर सकते हैं। इन्हीं से स्पेशल अरेंजमेंट को, अलग अलग स्पेशल अरेंजमेंट को रोटेशन के कारण होती है, उसे बोलते हैं कॉन्फर्मेशन या रोटामर्स, या क्या बोलते हैं, रोटामर्स। अब देखो आगे लिखा हुआ है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड नॉट कंप्लीटली फ्री, कंप्लीटली फ्री तो नहीं है पर फिर भी रोटेशन तो कर ही सकते हैं। तो इसने बताया कुछ इसमें बैरियर होते हैं जो छोटी छोटी एनर्जी के अंदर इतने मतलब इंटरेस्ट पैदा करते हैं। पर ये ऐसे अभी रोटेशन कर देगा, बिल्कुल रोटेट नहीं करेगा ये ज्यादा, तो क्योंकि इसके अंदर आपको पता है कुछ ना कुछ तो आपको एनर्जी लगानी पड़ेगी। तो आगे इसने बताया, अब सुनो यार, इसी को बोलते हैं रिपल्सिव इंटरेक्शन इज कॉल्ड टॉर्सल स्ट्रेन। जो स्ट्रेन उसको उसको कहेगा भी, मतलब मान लो रोटेशन हो रही है उसका विरोध कर रहा है, उसे बोलते हैं रिपल्सिव इंटरेक्शन टॉर्सल स्ट्रेन। और याद रखना टॉर्सल स्ट्रेन सबसे ज्यादा किसमें होगा, जो बिल्कुल पास पास होंगे, जो बिल्कुल क्या होंगे, पास पास। अब आगे सुनो, कॉन्फर्मर्स ऑफ इथेन, कॉन्फर्मर्स ऑफ इथेन आपको ये बता ही दिया, ये लिखा हूँ, this rotation result in finite number of spatial arrangement hydrogen atom attached with carbon respect of hydrogen। एक के कार्बन और दूसरे के हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में आपको इनफिनाइट नंबर की स्ट्रक्चर मिल रही है, अलग अलग तरह की स्पेस अरेंजमेंट। इसको क्या बोलते हैं, कॉन्फर्मर्स आइसोमर्स। और ये बार बार लिख रहा है, इनफिनाइट नंबर की कॉन्फर्मर्स आपको मिलेगी। अब सुनो इक्लिप्स में क्या था, इक्लिप्स में क्या था, इक्लिप्स यही है जिसमें पास पास हाइड्रोजन। One such conformers in hydrogen atom attached to carbon as close together as possible। ज्यादा से ज्यादा क्लोज जितने हाइड्रोजन हाइड्रोजन आ सकते हैं उसको बोलते हैं इक्लिप्ट। और मैक्सिमम अपार्ट हो सकते हैं, मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा दूर हो सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं, स्टैगर। ये लिखिए, द अदर इन विच हाइड्रोजन इज फार अपार्ट, जितने दूर हो सकते हैं उसको क्या बोलते हैं, स्केल। और इन दोनों के मीडियम में जो भी बनेंगे उसको क्या बोलेंगे भाई, स्क्यू। उसको क्या बोलेंगे, स्क्यू। और इसी के लिए
इनके क्या बोलते हैं, इनफिनिट नंबर ऑफ कॉन्फर्मर शो करेंगे, इनफिनिट नंबर ऑफ कॉन्फर्मर शो करेंगे। एक बात याद रखना, डाईहेड्रल एंगल चेंज नहीं हो रहे हैं, ना तो ये एंगल चेंज हो रहा है इनका, और ना ये कोई बॉन्ड लेंथ या बॉन्ड इनकी, मान लो आप इन कोई भी कॉन्फर्मर की बात करो तो ये बॉन्ड लेंथ है, ये कम या ज्यादा हो रही है क्या ना, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन इससे जो बॉन्ड बना रहा है उसमें कोई तब्दीली आ रही है क्या। हाँ, ये क्वेश्चन भी आया है, याद रखना। ये अगर आप कॉन्फ्रेमर्स बना रहे हो, ये देखो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आया भी हुआ है, ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है इसकी, याद रखना। ये रहा, इट मे बी रिमेम्बर ऑल द कॉन्फ्रेमर्स द बॉन्ड एंगल एंड द बॉन्ड लेंथ रिमेन सेम, याद रखना। चाहे इक्लिप्स स्टैगर पे जाओ या कुछ भी जाओ, डाई हेड्रल एंगल चेंज हो रहा है, उस एंगल की बात नहीं कर रही, ये इनके जो बॉन्ड एंगल है, ये एच वाला, कार्बन सी एच वाला है, और इनकी बॉन्ड लेंथ है, उनमें कोई भी चेंज नहीं है, याद रखना। और ये मैंने आपको बताई दिया। इक्लिप्स और स्टैगर्ड को आप सोर्स से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो और न्यूमन से भी, न्यूमन ने ये प्रोजेक्शन दी थी, ऐसे दिखाओ आप, और सोर्स भैया ने कहा था कि ऐसे आप दिखा दो उनको, ठीक है, सोर्स प्रोजेक्शन। ये बात वाकई वो उसने बेसिक वैसे लिखी हुई है। ये आप पढ़ लेना, ये कोई ज्यादा दिक्कत बात नहीं, सोर्स वाली थी, और ये कौन सी थी, न्यूमन वाली। ये आपको मैंने बढ़िया तरीके से बता दी। अब ये बताया था रिलेटिव स्टेबिलिटी, रिलेटिव स्टेबिलिटी ये बताया था, इसमें टोटल जो स्ट्रेन है वो क्या है, मिनिमम है, इसमें टोटल स्ट्रेन क्या है, मैक्सिमम, इसलिए ये क्या है, कम स्टेबल, और ये स्टैगर्ड वाला क्या है, ज्यादा स्टेबल, ये देखो लिखा भी है। यहाँ से has already mentioned the repulsive interaction between the electron cloud which affect the stability of conformers, उसको क्या बोलते हैं, टॉर्सन स्ट्रेन, टॉर्सन स्ट्रेन। टॉर्सन स्ट्रेन सीधी किस पे डिपेंड करती है, डाईहेड्रल एंगल पे। डाईहेड्रल एंगल मैक्सिमम है तो टॉर्सन स्ट्रेन क्या होगा, कम, टॉर्सन स्ट्रेन क्या होगा, कम, और स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा, ये देखो लिखा भी है। Magnitude of dorsal strain depend upon the angle of rotation carbon-carbon. This angle is called dihedral या dorsal angle। और आगे दिया हुआ ये देखो लिखा, स्ट्रैगन फॉर्म है उसके अंदर लीस्ट टॉर्सन स्ट्रेन है, एक लिफ्ट फॉर्म के कंपेयर में उसके अंदर मैक्सिमम टॉर्सन स्ट्रेन है, देयरफॉर स्ट्रैगर कॉन्फर्मर्स आर मोर स्टेबल। ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है और याद रखना, स्ट्रैगर कॉन्फर्मर्स है वो सबसे ज्यादा स्टेबल है, क्यों, क्योंकि उसमें डाई हेड्रल एंगल तो ज्यादा है, और जो टॉर्सन स्ट्रेन है वो क्या है, कम। ये होप सो आपको समझ में आ गया होगा बहुत ही बढ़िया से, और इसने दिया भी हुआ है, ये देखो लिखा हुआ है, ये रहा। इसीलिए अपने स्टैगर्ड कॉन्फर्मर्स को प्रेफर कॉन्फर्मर्स बोल सकते हैं। बाकी इसमें कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट बात नहीं है, ये आप पढ़ लेना, ये आपको समझ में आ जाएगा। और ये लिखा है इसने भी, इनके एनर्जी में फर्क है, बैरियर में। देखो, इट हैज नॉट बीन पॉसिबल टू सेपरेट आइसोलेट डिफरेंट कॉन्फर्मर्स आइसोमर्स ऑफ इट, क्या लिखा है इसने, पढ़ाई देता हूँ, चलो सुनो। ये देखो लिखा हुआ है, दोज इट में in fact rotation around carbon carbon ethane not completely free, not completely free, इनमें रोटेशन बिल्कुल completely free नहीं है, उनमें कुछ ना कुछ एनर्जी वेरियर है। डिफरेंस बिटवीन द एक्सट्रीम ऑफ 12.5 kg per mole is very small, even the ordinary temperature of ethane molecule thermal kinetic energy भी ये बता रहा है, इन दोनों मतलब कॉन्फर्मर्स में बहुत ही कम फर्क है एनर्जी के अंदर, तो आप इनको आसानी से आइसोलेट नहीं कर सकते, इसी बात का, ये भी ज्यादा फर्क नहीं है इनमें, एनर्जी का फर्क जरूर है पर इतना ज्यादा भी फर्क नहीं है। अब आगे सुनो, एल्कीन। अब क्या चल गया अपना टॉपिक, एल्कीन, एल्केन अपना खत्म हो गया। एल्कीन का सबसे जनरल फॉर्मूला CnH2n+, बस इतना ही। उसमें था 2n+2, इसमें क्या होता है 2। एल्कीन आपको पता है, पहले आपको बताइए एल्कीन सिंपल, सबसे एल्कीन सिंपल क्या होगी, एल्कीन एथीन, क्या होगी, इथीन। इससे कम तो आप एल्कीन पॉसिबल ही नहीं है ना, इथीन। C2H4, इसमें आपको हाइड्रोजन याद करने बिल्कुल सिंपल होते हैं, क्योंकि कार्बन का क्या कर दो, डबल, कार्बन क्या कर दो, डबल, ये लिखा हुआ। और इसको आप क्या बोलते हो, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, क्योंकि इसमें मल्टीपल बॉन्ड है, लिस्ट एक तो डबल बॉन्ड होना ही चाहिए, ये तो पता ही है, एल्कीन डबल बॉन्ड, कौन से, डबल बॉन्ड, और अनसैचुरेटेड स्टार्ट हो गया यहाँ से। अब सुनो, ये आपको लिखा ही हुआ है, एल्कीन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन लिस्ट एक डबल बॉन्ड हो, ये लिखा ही है, वन डबल बॉन्ड बिटवीन टू कार्बन, एल्कीन, ये सिंपल सा हो गया इसका जनरल फॉर्मूला लिख ही दिया। अब सुनो, फर्स्ट मेंबर आपको पता है इसका कौन है, इथीन। कौन है इसका फर्स्ट मेंबर, इथाइलिन भी बोल सकते हो इसको, और इथीन भी बोल सकते हो। अब सुनो, स्ट्रक्चर ऑफ डबल बॉन्ड, स्ट्रक्चर ऑफ
डबल बॉन्ड। ये बता देता हूँ, इसको इलेक्ट्रोफाइल रिएजेंट क्यों बोलते हैं वो बता दूंगा। पहले आप इसकी स्ट्रक्चर सिंपल सा आपको बताइए, क्या लिख देता हूँ, सिग्मा सिग्मा पाई एंड सिग्मा। तो क्या हो गया इसका हाइब्रिडाइजेशन, sp3 sp2। और इसकी शेप आपको बताइए ट्राइगोनल हो जाएगी। एंगल कितना हो जाएगा 120 ये सिंपल सा दिया है। अब सुनो, आपको पता है अल्कीन के अंदर पाई इलेक्ट्रॉन है, पाई इलेक्ट्रॉन है, पाई इलेक्ट्रॉन है मीन्स ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है। तो ये इसके ऊपर आके अटैक कौन कर सकता है, न्यूक्लियो सॉरी इलेक्ट्रोफाइल रिएक्ट कर सकता है। तो ये एक इलेक्ट्रोफाइल रिएजेंट की तरह वर्क करेगा, मीन्स उनको रिएक्ट करवाने के लिए ये इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन और एडिशन रिएक्शन देगा, क्योंकि ये पाई इलेक्ट्रॉन के कारण इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज की तरह काम करेगा। ये देखो लिखा भी, ये देखो लिखा हुआ है द प्रेजेंस ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन एल्कीन बिहेव सोर्स ऑफ लूजली हेल्ड मोबाइल इलेक्ट्रॉन देयरफॉर एल्कीन आर इजीली अटैक्ड बाय रिएजेंट कंपाउंड व्हिच आर सर्च ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो सच रिएजेंट आर इलेक्ट्रोफाइल। ये इलेक्ट्रोफाइल एडिशन रिएक्शन देंगे, मीन इलेक्ट्रोफाइल रिएजेंट है उनको क्या करेंगे अट्रैक्ट, क्योंकि इसके पास क्या है पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है अनस्टेबल। याद रखो अनस्टेबल पाई बॉन्ड है, उसके भी उसके पास इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, इसके ऊपर आसानी से इलेक्ट्रोफाइल रिएजेंट आके अटैक कर देंगे। याद रखना एल्कीन इसीलिए इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट एडिशन रिएक्शन देती है, क्योंकि ये रिच स्पीसीज ये हमने बताई थी आपको, sp2 होगा ये सिग्मा होगा, और जो अनहाइब्रिड होंगे वो आपको बताइए पाई बॉन्ड बनाते हैं। स्ट्रक्चर आपको करने की जरूरत नहीं है, ये आपको मैंने बता दिया। अब सुनो नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर नोमेनक्लेचर आप बोलते हैं एल्कीन के अंदर क्या लगता है भाई, एल्कीन सफिक्स क्या लगता है कीन, सफिक्स क्या लगता है ये आपको बताइए होगा। आईपीएससी अपने लॉन्ग चेन देखते हैं तो डबल बॉन्ड है उसके आगे क्या लगाएंगे कीन। ये सिंपल सा ये ये कराई देता हूँ देखो, ये से हाइब्रिडाइजेशन पता ही होगा, तीन हाइब्रिड वाले हैं sp3, इसके कार्बन के भी तीन, ये हाइब्रिड ये H के साथ, ये भी H के साथ, ये भी H के साथ और ये भी H के साथ। और अनहाइब्रिड वाले आपको बताइए कैसे बॉन्ड बनाते हैं भी पाई, अनहाइब्रिड वाले इसे दिखाई देते हैं डबल डबल से, इस पे भी और इस पे भी पाई, ये सिग्मा ये सिग्मा ये सिग्मा ये सिग्मा ये सिग्मा, एक है तेरा पाई, पाई क्लाउड, और ये बॉन्ड एंगल इसने बताया। वैसे ये याद रखना इन दोनों के बीच में कितना बॉन्ड निकला है 116.6 121। वो मैंने आपको बताया था, वो फिर से बता दिया bsp2 हो तो जनरली उसके अंदर क्या होता है 120 का एंगल होता है, इसने पूरा एग्जैक्ट बता दिया। आप सुनो इसके नाम, अब सुनो इसके नाम, 1 2 3। तो क्या बन गया प्रोपेन, प्रोपीन। इसको वन ही में लिख सकते थे पर इसने अलग से नहीं डिफाइन किया, तो इसके तो देखो चार कार्बन 1 2 3 4, तो इसको वन ब्यूट हो गया, ब्यूट का क्या लग गया 1 और 2 के बीच में लगा तो क्या लगेगा 1 1 ई। अब देखो इधर 1 2 3 4, 2 और 3 के बीच में तो क्या रखूंगा ब्यूट 2 ई। अब देखो 1 पे भी लगा है और 3 और 4 के बीच में भी, तो क्या लिखूंगा ब्यूटा। और 1 के बीच में भी और 3 के बीच में तो क्या लिखूंगा 1 3 डाई ई, क्योंकि दो जगह लगा है। अब सुनो इधर, ये इधर 1 2 3, 2 पे क्या लग गया मिथाइल और 1 पे इन भी है, तो 2 मिथाइल 1 2 3 प्रो, 1 पे क्या लग गया इन। ये वैसे सिंपल से फिर आपको करवा, कुछ बच्चों को आईयूपीएसी नहीं पता होगी तो इसलिए बताइए, अपने को क्या है टाइम से कोई दिक्कत नहीं है, पर करवा देते हैं सभी को बढ़िया समझ में आ जाए। देखो 1 2 3 4, 3 पे क्या लगा है मिथाइल, 1 2 3 4 ब्यूट हो गया, 1 पे क्या लगा है इन। सिंपल सी बात है, डबल बॉन्ड लगा है उसको क्या बोलेंगे इन बोलेंगे, तो ये तो सिंपल है। अब सुनो इनके आईपीएससी नाम देने हैं आपको, क्या देने हैं आईपीएससी, ये भी करवाई देता हूँ साथ साथ आपको समझ में आ जाएंगे। देखो ये वैसे जिसको नहीं आते ना उसके लिए मुश्किल है, अब अपने को किसी को आते हैं तो उसके लिए ऐसे होंगे कि सर क्या टाइम ऐसे इन्वेस्ट कर रहे हो इस पे आगे चलो। देखो जिसको नहीं आते उसके लिए बेचारे को ये बढ़िया समझ में आ जाएगा, इसलिए उनके आप सुनो, तो मेरे को स्ट्रक्चर बनानी पड़ेगी यार सारी सारी, चलो कुछ कोशिश करता हूँ।
यहाँ लिख देता हूँ भाई, ये वैसे सीधे करता हूँ, देखो ये सी एच पे सी एच थ्री ग्रुप कितने लगे हैं, दो, कितने लगे हैं, दो, इधर लिख देता हूँ। ये सी एच है, ये सिंगल बॉन्ड सी एच फिर आ गया, ये डबल बॉन्ड सी एच आ गया, ये सिंगल बॉन्ड आ गया, ये सिंगल बॉन्ड, फिर ये डबल बॉन्ड, वो ही बना रहा हूँ एक बार एच नहीं लगाना, ठीक है, आप ऐसे समझो, इसके कितने कार्बन लगे हैं, दो, ऐसे नहीं लगाना, ठीक है। और यहाँ सी एच थ्री कितने लगे हैं, सी एच डबल बॉन्ड, ये वाला हो गया, ये हो गया, इसके ऊपर सी एच थ्री लगा, सी एच थ्री, सी एच थ्री, लो एक बार स्ट्रक्चर तो गई। अब अपने को स्ट्रक्चर देखो, इधर भी डबल बॉन्ड है, इधर भी डबल बॉन्ड, प्रेफरेंस उधर से देंगे जिधर वो डबल बॉन्ड पास में हो, इधर देखो, अब इसका नाम ऐसे लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कार्बन तो अपने होंगे 10, ये तो सिंपल सही है। अब देखो इस पे क्या क्या लगे, एक तो 8 पे मिथाइल लगा है, और ये कितने पे लगे हैं, 2 पे मिथाइल लगा है, कितने पे लगा है मिथाइल, 2 पे, और 3 पे और 6 पे क्या लगा है, ई, 3 पे और 6 पे क्या लगा है, ई। अब इसका सिंपल सा हो गया, ऊपर लिख देता हूँ, नाम लिखा ही होगा, ये समझ में आएगा अब आपको बढ़िया से, ये देखो 2 पे 8 पे क्या लगा है, डाई मिथाइल, देख लो चेक, 2 और 8 पे क्या लगा है, डाई मिथाइल, तो इसका ऐसे भी लिख सकते हो, देखो 2 8 डाई मिथाइल, 2 8 पे डाई मिथाइल, और 3 पे और 6 पे क्या लगा है, ई, और डेक हो गया, और डाई इन लगा है किस किस पे, 3 और 6 पे, 3 और 6 पे, ये देखो ये लिखा हुआ, इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3 6 डेक डाई इन, डाई इन, ये देखो। अगर आपने स्ट्रक्चर नॉर्मल बना ली तो भी आपका आंसर हो जाएगा, अगर आपको स्ट्रक्चर नॉर्मल बनाना आता है, इसको कॉम्प्लेक्स को अगर आप नॉर्मल स्ट्रक्चर बना सकते हो तो 1 मिनट में हो जाएगा, 2 8 डाई इथाइल, डाई मिथाइल, 3 6 डेक डाई इन, ये दूसरी स्ट्रक्चर, ये तो बिल्कुल सिंपल सी है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, किधर से भी कर लो, 1 और 2 पे 1 3 5 7, 4 पे इन लगी है, टेट्रा इन होगी, और खुद क्या है, ऑक्टेन, खुद क्या है, ऑक्टेन, ये देखो देखो, मतलब ऑक्टेन हो जाएगा, 1 3 5 7 ऑक्ट, और कितनी इन लगी है, 4, और चारों की पोजीशन भी बता दी, तो टेट्रा इन, टेट्रा इन, ये तो सिंपल सा था। आगे वाला सुनो, ये वही सिंपल सिंपल सी। हाँ ये सुनो, ये थोड़ा सा ना इसने वैसे घुमा के लिखा है सौखा सा, देखो CH2 डबल बॉन्ड, इस सी के ऊपर दो ग्रुप लगे, CH2 CH2 CH3, इधर भी CH2 CH2 CH3, बिल्कुल सिंपल सा है। अब आप इनको एक को मेन मान लो, फिर ये इन वाला तो इसको तो मेन मानना पड़ेगा। अब देखो 1 2 3 4 5, तो 2 पे क्या लग गया, प्रोपाइल, 2 पे क्या लग गया, प्रोपाइल, ये देखो लिखा होगा, 2 पे लगी आपकी N प्रोपाइल, और कितने कार्बन हो गए खुद, 5, और 1 पे E लगा है, तो क्या बन गया, 10 1 E, 10 तो 1, ये सिंपल सा, और ये इसने घुमा के लिखा, बाकी है ये भी इजी, देखो किधर से नेमिंग करो, जिधर से ये इन पहले पे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इधर से लो, इधर से चलो, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कार्बन की पहले अपने चेन बन गई, अब देख लो 4 पे इथाइल लगा एक, तो ये बस देखते जाने, 6 पे क्या लगा है, मिथाइल लगा है, 6 पे क्या लगा है, मिथाइल, और 2 पे भी क्या लगा है, मिथाइल, 2 पे भी क्या लगा है, मिथाइल, पहले इथाइल पहले आएगा तो 4 क्या आएगा, इथाइल, 4 क्या आएगा, इथाइल, ये देख लो 4 इथाइल आ गया। नेमिंग अगर आपने सही कर ली तो वैसे ही क्वेश्चन हो जाएगा, 2 पे भी मिथाइल लगा है, और 6 पे भी क्या लगा है, मिथाइल, तो 2 6 क्या हो जाएगा, डाई मिथाइल, 2 6 क्या हो गया, डाई मिथाइल, और 10 कार्बन आपने नेमिंग की है, तो क्या हो गया, डेक, और इन देख लो कितने पे है, 4 और 5 पे आएगा तो 4 होगा, लेकिन 4 और 5 भी इन है, ये देखो बिल्कुल ही सिंपल सा, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब इनके भाई गिनने थे सिग्मा और पाई बॉन्ड, वो आपको गिनने पड़ेंगे, आपको ओपन स्ट्रक्चर बनाओ, सारे के सिग्मा बॉन्ड जो सिंगल सिंगल है उसको सिग्मा मान लेना, जिसमें डबल है, यार डबल है तो एक पाई होगा, अगर ट्रिपल है कहीं मान लो, इसमें होगा नहीं वैसे तो ट्रिपल होते तो इसमें पाई को कितने काउंट करते हैं, तो ये सिंपल सा है। इन चारों में आपको सिग्मा और पाई बॉन्ड गिनने, मैं आपको एक का गिन के बताता हूँ तो आपको सारा समझ में आ जाएगा। जो इजी सा है वो गिन लेते हैं, हमने ये कर लेते हैं सेकंड में, इसलिए नहीं कि क्योंकि मेरे पास टाइम थोड़ा कम है, इसलिए बता रहा हूँ, वैसे ये नहीं इजी था, पहले गिन लेते हैं, ये कर लेते हैं,
इसको बनाऊं तो एक तो इसमें स्पेस बहुत कम है। चलो ये रही हम पे 8 कार्बन है क्या? 8 कार्बन। देखो इसको ऐसे कहते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। मैं आपको ना सिग्मा और पाई को गुण गिनने से कहता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8। इस ये बना रहा हूँ, ठीक है? ये वाला सेकंड वाला 2 पे 3 पे और 5 पे और 7 पे आपको क्या टोटल बोलते हैं? इसका नंबरिंग देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 पे 3 4 5 6 और 7 8। अब एच लगा लो सभी के साथ। इसके साथ एच कितने आएंगे भाई? दो। एक एच और दो एच। इसके साथ एच एक। इसके साथ भी एच एक, कहीं भी लगा लो। इसके साथ भी एच एक, इसके साथ भी एच एक। एच एक, एच एक और इसके साथ एच कितने आ जाएंगे? दो। सिग्मा गिन लो। देखो सिग्मा और पाई गिनने कितने आसान होते हैं, थोड़ा कलर अपने अलग ही होते हैं। सिग्मा होते हैं सिंगल बॉन्ड वाले और पाई मतलब डबल बॉन्ड है, उसमें एक पाई है बाकी एक सिग्मा। ये तो सिग्मा ही है भाई। एक सिग्मा, दो सिग्मा, तीन सिग्मा, चार सिग्मा, पांच सिग्मा, छह, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। सिग्मा हो गए भाई अपने 17। देख लेते हैं ये स्ट्रक्चर कर रहे हैं दूसरी। सिग्मा हो गए भाई 17। ये तो हो गया अपना कंप्लीट, ऐसे कहते हैं। और पाई देख लो, एक पाई क्योंकि डबल में एक पाई अपना है, दो पाई, तीन पाई और चार पाई। तो पाई कितने हो गए? चार पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। ये बिल्कुल सिंपल सा। अब एक बात आता हूँ सुनो, इसमें तो अब है नहीं ऐसे, पर कई बार ऐसे भी काउंट करते हैं अपने। जैसे मान लो पहले ये बोलता था कि कार्बन कार्बन में सिग्मा बताओ, कार्बन कार्बन में सिग्मा, तो ये कितने होते हैं? सिर्फ 1 2 3 4 5 6 7। ऐसे भी करते हैं। फिर बोलता है सिग्मा बताओ कार्बन और एच वाले, फिर ये कितने होते हैं? कार्बन एच 1 2 ऐसे करके। मतलब आएंगे टोटली 17 ही, पर इनको अलग अलग गिनने के लिए भी बोल सकता है, जैसे पाई में भी होता है ऐसे। ठीक है, ये हो गया यहाँ तक आपका कंप्लीट। अब सुनो आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म एल्कीन आपको पता है स्ट्रक्चर आइसोमर भी दिखाएगा और ये जियोमेट्री आइसोमर भी दिखाएगा। जियोमेट्री मतलब स्पेशियल अरेंजमेंट वाली आइसोमेरिज्म भी दिखाएगा। ये इसने बोला। अब सुनो स्ट्रक्चरल आइसोमर। स्ट्रक्चर में आपको बताइए एल्कीन की आप मान लो कार्बन से आप चेन वाले भी बता सकते हो और एल्कीन एक ग्रुप भी है, तो आप इसमें वो पोजीशन वाले भी बता सकते हो। ये देखो लिखा हुआ ब्यूटेन 1 इन हो सकता है, ब्यूटेन 2 इन भी हो सकता है। और इसके साथ इसके स्ट्रक्चर अगर आप कार्बन को भी चेंज कर सकते हो, ये भी तो बन सकते हैं ना। 2 मिथाइल प्रोपीन 1 इन, 2 मिथाइल प्रोपीन 1 इन। ये देखो लिखा हुआ है। पोजीशन का मीन होता है जिसमें वर्ड रूट सेम है। अब ये दोनों तो है पोजीशन वाला, ये बताता हूँ। पोजीशन आइसोमर में देखो सिर्फ पोजीशन वर्ड रूट सेम, ब्यूट और ब्यूट। पोजीशन 1 नंबर पे लगा है और इसमें कितने नंबर पे? 2 पे। बट ये अगर कंपेयर करोगे तो ये कौन सी बन रही है? चेन आइसोमर। कौन सी बन रही है? चेन आइसोमर। तो इसने ये बताया है 1 और 3 है और 2 और 3 है आर बेस्ट एग्जांपल ऑफ चेन आइसोमर। बट लेकिन 1 एंड 2 है, वो कौन सी है? पोजीशन। पोजीशन में याद रखना वर्ड रूट सेम रहता है। वर्ड रूट क्या रहता है? सेम। मींस कार्बन की चेन सेम रखनी है और जो भी ग्रुप लगाए उसकी पोजीशन चेंज कर लो, या उसको 1 पे 2 पे जितने भी लगा उतने पे कर लो। तो ये दोनों पोजीशन रखो। टोटल पूछे अगर आपसे पोजीशन और उसकी चेन, तो कितनी आएगी इसकी? 3। कितनी आएगी इसकी? 3। ये सिंपल से इसने बताया। तो देखो यहाँ इसने क्वेश्चन भी दिया बढ़िया सा। ये है पेंटिंग। ये क्या है? पेंटिंग। एन पेंटिंग दी। इसने पूछा इसकी स्ट्रक्चर बतानी है। आईपीएसी नेम कितने स्ट्रक्चर आइसोमर बता सकते हैं? कितने स्ट्रक्चर आइसोमर? इसमें पोजीशन वाले भी हैं और चेन वाले भी। इसके अपने कितने बना सकते हैं? 6 स्ट्रक्चर बना सकते हैं। देखो पहली वाली ये होगी पेंट 1 इन, पेंट 2 इन। ये होगी दोनों पोजीशन। ये होगी दोनों पोजीशन में। बाकी सारी की सारी स्ट्रक्चर चेन वाले तो है ही, पर पोजीशन में याद रखना स्पेशल बात ये होती है कि वर्ड रूट सेम रहता है। बस पोजीशन आप इसकी और नहीं कर सकते थे, एक और भी बना सकते थे। 3 इन भी वाली कर सकते हैं। कहाँ गई 3 इन? ऐसे कैसे कर दिया इसने? एकदम 1 2 और ठीक है, फिर इधर से करते तो वापस वही काउंट में ना 1 2, इसलिए नहीं कर सकते। ठीक है, ठीक है, हो गया समझ। ठीक है, अब सुनो ये हो गया कंप्लीट। हाँ मिथाइल को चेंज कर लो, क्योंकि अब इनको तो चेंज कर नहीं सकते। अगर आप ये बनाते इसमें, मैं इसमें कंफ्यूज होगा ना। अगर ये बना देते तो ये 3 नहीं होती ना, इधर से होता तो वापस 1 2 हो जाता, इधर से 3 तोड़ करते ना। और ये देखिए 2 मिथाइल ब्यूटीन 1 2 3।
सॉरी 1 2 3 4 2 पे मिथाइल 2 पे ई। ये बिल्कुल सिंपल सी 1 2 3 4 3 पे क्या है मिथाइल ब्यूट 1 ई। अरे ये भी कर लो एक बार 2 पे मिथाइल लगा लो और 1 पे क्या लगा लो ई। 2 मिथाइल ब्यूट 1 ई। ये कितने टाइप की आइसोमर दिखाएगा? ये कितने प्रकार की स्ट्रक्चर आइसोमर दिखाएगा? 5 आइसोमर दिखाएगा। ये हो गया कंप्लीट। अब सुनो सबसे बढ़िया स्पेशल अरेंजमेंट वाली जियोमेट्रिकल आइसोमर। ये दिखाते हैं भाई डबल बॉन्ड वाली एल्कीन जियोमेट्रिकल आइसोमर दिखाती है। और इसके दो आइसोमर होती है, एक होता है सिस, एक होता है ट्रांस। ये वैसे है इसी। सुन लो क्या होता है सिस और ट्रांस। मैं आपको सीधे बताता हूँ। ये डबल बॉन्ड कार्बन, ये कार्बन क्या है डबल बॉन्ड। सुनते जाना बिल्कुल सिंपल सा है। यहाँ कोई लगा है एक्स ग्रुप और ये भी लगा है एक्स ग्रुप, दोनों सेम। और ये लगा है वाई ग्रुप और ये भी लगा है वाई ग्रुप। पहले मैं दो स्ट्रक्चर बताता हूँ, आप मानेंगे डिफरेंट क्या। ये लगा है एक्स ग्रुप और ये लगा है एक्स ग्रुप। ये लगा है वाई ग्रुप, ये लगा है वाई ग्रुप। अब इन दोनों में आप डिफरेंट बताओ क्या। ये देखो पहले लेते हैं बढ़िया सा। ये देखो इसमें एक्स एक्स है, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, दोनों सेम साइड पे। इसमें एक्स एक्स क्या है, ये मान लो ये एक्स और ये एक्स मीन 180 के एंगल पे, ठीक है। और इसमें क्या है सेम साइड पे, यही बात इसमें वाई है वो देख लो ऐसे है। और इसमें वाई क्या है सेम। अगर सेम साइड है दोनों ग्रुप सेम वाले तो इसको बोलते हैं सिस। इसको क्या बोलते हैं सिस। और अगर ऐसे कोई पोजीशन मर रही है क्रॉस वाली तो इसको बोलते हैं ट्रांस। इसको क्या बोलते हैं ट्रांस। आपको याद रहिएगा सिंपल सी। ये देखो ये दिया इसने इसमें, इसने ऐसे घुमाया डबल बॉन्ड ऐसे देखो, वाई वाई डबल बॉन्ड वाले कार्बन के पास में सेम साइड में किधर है सेम साइड, तो इसको बोलते हैं सिस। और अगर ये देखो वाई इधर एक वाई इधर क्रॉस वाली स्टेज में तो ये क्या बनता है ट्रांस। बस सिंपल सा। इसी को बोलते हैं जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। और कितने टाइप का दिखाएगा ये एल्केन एल्कीन, दो टाइप। कितने टाइप का दो टाइप का। और ये कौन से दिखाते हैं जिसमें डबल बॉन्ड हो। ये देखो अब सिंपल है डबल double bonded carbon atom satisfy remaining two balance joining two group if the two group H carbon are different they can। अगर ये अलग अलग कार्बन मान लो, अगर यहाँ ग्रुप चारों सेम हो तो नहीं बता सकते, और लेकिन यहाँ दोनों ग्रुप अलग अलग लेने भाई, दो दो सेम ले लो पर वैसे दोनों ग्रुप अलग अलग नहीं बात। ये लिखा है इसमें। अब देखो इनको रिप्रेजेंट किया है स्पेस के अंदर। अगर ये दोनों वाई एक ही साइड है तो उसको क्या बोल देंगे सिस। अगर ये मान लो दोनों अलग अलग ग्रुप है क्रॉस वाली स्टेशन में तो उसको क्या बोल देंगे ट्रांस। सिंपल सी बात है। अब इससे इफेक्ट बहुत पड़ता है इस आइसोमर। ये आपको पता है स्पेशल अरेंजमेंट के अंदर जो आइसोमर है तो इसको क्या बोलेंगे स्टीरियो आइसोमर, क्योंकि बाकी तो सारा कुछ सेम है। देखो ग्रुप लगा उसी कार्बन से है, सब कुछ सेम, बस उसकी स्पेशल अरेंजमेंट में फर्क है। क्या फर्क है स्पेशल अरेंजमेंट में। ना तो बॉन्ड में फर्क है ना पोजीशन में फर्क है, वो कोई फर्क नहीं है, बस एक स्पेशल अरेंजमेंट में फर्क है। तो ये याद रखना। इसको स्टीरियो आइसोमर या ज्योमेट्रिक आइसोमर भी बोलते हैं। और ये इसमें लिखा है देख लो टू आइडेंटिकल एटम आते हैं बोथ एक्स एंड बोथ लाई सेम साइड हो, सेम साइड डबल बॉन्ड। तो ये देखो लिखा हुआ क्रॉस भी हो सकते हैं अपोजिट। अगर सेम साइड हो तो सिस बोल देंगे, अगर अपोजिट साइड है तो क्या बोल देंगे उसको ट्रांस बोल देंगे। क्या बोल देंगे ट्रांस। ये देखो एक जियोमेट्रिकल आइसोमर है क्योंकि स्ट्रक्चर बेस पे जियोमेट्री में फर्क है ना इसलिए इसको बोल दिया। देखो लिखा हुआ है। और आपको पता है डबल बॉन्ड वाले रोटेशन तो हो नहीं सकती पर ग्रुप का वैसे तो बता सकते हैं ना। तो ये देखो डबल बॉन्ड कार्बन एटम गिव राइज डिफरेंट जियोमेट्रिकल सच कंपाउंड द स्टीरियो आइसोमर द कॉल्ड जियोमेट्रिकल आइसोमर। ये देखो लिखा हुआ अगर टू आइडेंटिकल एटम वो एक ही प्लेन या एक ही साइड में है डबल बॉन्ड तो उसको क्या बोलेंगे सिस। और अगर वो अपोजिट साइड में, अगर कौन है अपोजिट साइड में उसको क्या बोलेंगे ट्रांस। उसको क्या बोलेंगे ट्रांस। और सिस और ट्रांस के कारण याद रखना इस आइसोमर का सबसे बढ़िया बात बता रहा हूँ। सिस और ट्रांस आइसोमर है सेम स्ट्रक्चर है बट डिफरेंट क्या है इनकी कॉन्फ़िगरेशन। और इनके कारण फिजिकल प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा चेंज होती है। देखो लिखा हुआ दोनों आइसोमर की मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट डाइपोल मोमेंट सोल्यूबिलिटी सारी चीज के अंदर फर्क है। आपको याद होगा आपने किया होगा वो पोलैरिटी वाला, पोलैरिटी वाला। पहले ये सुनो इनका बॉइलिंग पॉइंट थी क्या दिया है बॉइलिंग पॉइंट। अब ये इंपॉर्टेंट बात है ये याद रखें। बॉइलिंग पॉइंट देखो यहाँ किसका ज्यादा है सिसका। ट्रांस का क्या आ रहा है कम। आपको याद हो तो ट्रांस में मान लो ये एलिमेंट और ये एलिमेंट क्रॉस में होगी, ये एलिमेंट भी क्या होगी क्रॉस में, तो ये डाइपोल मोमेंट इनका क्या आएगा याद हो तो आपको।
डाइपोल मोमेंट क्या आएगा इनका सबसे कम, इनका क्या आएगा लेस, और इनका डाइपोल मोमेंट क्या आएगा ज्यादा, क्योंकि एक ही साइड में, अगर एक ही साइड के अंदर है तो इनका डाइपोल मोमेंट क्या होगा ज्यादा। डाइपोल मोमेंट ज्यादा है तो पोलैरिटी क्या है नहीं ज्यादा, पोलैरिटी ज्यादा होने के कारण इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या आएगा ज्यादा, बॉइलिंग पॉइंट क्या आएगा ज्यादा। ये देखो लिखा हुआ, सिस फॉर्म एल्कीन इज फाउंड टू मोर पोलर देन ट्रांस, तो इसलिए ये देखो ये दिया भी, सिस का देख लो कितना है डाइपोल मोमेंट 0.33, और ट्रांस का आपको पता है ऑलमोस्ट क्या हो जाता है जीरो, ऑलमोस्ट क्या हो जाता है जीरो। क्यों, मान लो ये ग्रुप है और ये ग्रुप है, सेम ही एबिलिटी है दोनों की, तो ये एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देंगे कम कर देंगे, मतलब मैग्नीट्यूड को क्या कर देंगे कम, क्योंकि ट्रांसफॉर्म है ना क्रॉस फॉर्म में, और ये इसके इफेक्ट को कम कर देगा और ये इसके ट्रांसफर पर, इसमें आपको पता है दोनों ग्रुप एक ही साइड लगे तो अपना इफेक्ट क्या करेंगे मैग्नीट्यूड क्या करेंगे ज्यादा। बट अब एक बात याद रखना, ये लिख लेना, सिस का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है ड्यू टू पोलैरिटी, पोलैरिटी या डाइपोल, बीपी याद रखना, बॉइलिंग पॉइंट से इस फॉर्म का क्या होता है ज्यादा। बट अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात याद रखना, ये देखो मेल्टिंग पॉइंट ट्रांस का ज्यादा होता है, मेल्टिंग पॉइंट किससे ज्यादा होता है भाई ट्रांस का। अब सुनो क्यों, क्योंकि इसमें सिमेट्री है, इसमें क्या है सिमेट्री, और क्रिस्टल फॉर्म बनाने में जिसके पास सिमेट्री है उसका क्रिस्टल भी क्या बनेगा मजबूत। ये क्वेश्चन याद रखना, बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा है सिस का, रीजन क्या है सिस के अंदर आपको पता है डाइपोल मोमेंट क्या होगा ज्यादा, डाइपोल मोमेंट क्या होगा ज्यादा, तो उसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया ज्यादा। बट लेकिन ट्रांसफॉर्म का मेल्टिंग पॉइंट हमेशा ज्यादा होता है, क्योंकि इसमें सिमेट्री है, इसमें क्या है सिमेट्री, और ये देखो क्वेश्चन इसने दिखाया भी है, इसका डाइपोल मोमेंट सिस वाले का क्यों ज्यादा है, क्योंकि मान लो एल्काइल ग्रुप अल्काइल टोटल मैग्नीट्यूड इधर आ, पर इसमें मैग्नीट्यूड ये इधर ये इधर, ये क्या हो गया कैंसर, ये मैग्नीट्यूड इधर ये मैग्नीट्यूड इधर, ये क्या हो गया कैंसर। ये इसने बात तो बताई, और ये याद रखना, इन द केस ऑफ सॉलिड, ये देखो लिखा हुआ है इन द केस ऑफ सॉलिड इट अब्सॉर्ब द ट्रांस आइसोमर हायर मेल्टिंग पॉइंट, हायर मेल्टिंग पॉइंट ड्यू टू सिमेट्री, ड्यू टू सिमेट्री याद रखना, सिमेट्री है तो इसके क्रिस्टल क्या बनेंगे, पैकेजिंग क्या होगी इसकी, पैकेजिंग बहुत ही मजबूत होगी, इसके कारण इसके याद रखना मेल्टिंग पॉइंट क्या होते हैं ज्यादा। और आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिए हैं, इनके आपने सिस और ट्रांस बनानी है, याद रखना दोनों ग्रुप अलग अलग है तो सिस ट्रांस बन जाएंगे। देखो एच दोनों के दोनों वन साइड, सी एल अपनी साइड, एक ही साइड है एक ही प्लेन के अंदर है, ये वो एक ही साइड है तो इसको क्या बोल देंगे सिस, और अगर अलग अलग साइड है क्रॉस वाली स्टेशन तो देखो क्या बोल दिया ट्रांस, क्या बोल दिया ट्रांस। यही बात, मिथाइल मिथाइल एक ही साइड, और इधर देखिए मिथाइल और मिथाइल क्रॉस वाली साइड, तो इसको क्या बोल दिया ट्रांस, इसको क्या बोल दिया ट्रांस। और ये बताइए दो कार्बन तीन चार पाँच छः, तो ये रहा, थ्री और फोर पे क्या है मिथाइल, और खुद क्या है हेक्सेन, और तीन पे क्या है इन, तीन पे क्या है इन, ये इसका नाम हो गया। ये आपको बताइए, वन और टू पे क्या लगे हैं क्लोरो, दो क्लोर लगे हैं, वन टू डाई क्लोरो, और खुद क्या है इथीन, खुद क्या है इथीन, ये इसके नाम आगे पीछे। अब आपको होता है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल शो सिस ट्रांस आइसोमर, सिस ट्रांस आइसोमर के लिए याद रखना डबल बॉन्ड कार्बन है उसके ऊपर जो दो ग्रुप लगे हैं वो दोनों के दोनों क्या होने चाहिए दोनों के दोनों क्या होने चाहिए अमीन। तो बस यही है, इसने ये बोला है कौन से है और कौन से नहीं। देखो इसने लिखा है थ्री और फोर इन स्ट्रक्चर वन एंड टू आइडेंटिकल ग्रुप आर अटैच टू द वन ऑफ डबली बॉन्डेड कार्बन, इसमें से कौन से दिखाएंगे कौन से नहीं दिखाएंगे, देखो ये तो दिखाई नहीं सकता, बना के देख लो ना एक मिनट, देखो आपको समझा देता हूँ, इसमें लिखा है देखो सी लगा इसमें, एक साइड लगा सी एस थ्री, इसमें भी लगा एक साइड सी एस थ्री डबल बॉन्ड, एक लगा है सी एच, एक लगा है सी टू एच फाइव, ये कैसे शो करेगा भाई, आपको पता है अलग अलग कार्बन पे आइडेंटिकल ग्रुप अलग अलग होना चाहिए, इस पे अब ये दोनों एक ही साइड लगे तो इनका क्या होता है तो ये तो नहीं शो कर सकता, तो सारे बना के देख लो ना। इसमें देखो वही बात एच एच बी आर बी आर, ये बी आर इधर वाले पे होना चाहिए, मतलब दोनों कार्बन पे आइडेंटिकल ग्रुप अलग अलग होना चाहिए, या तो दोनों ग्रुप ही सेम है तो ये भी शो नहीं करेगा, तो इसमें बस ये करेंगे थर्ड और फोर्थ, थर्ड और फोर्थ, क्योंकि वन और टू के अंदर तो आइडेंटिकल ग्रुप क्या है वन ऑफ द डबली बॉन्डेड कार्बन, दोनों पे सेम ग्रुप लगे हैं इसलिए ये शो नहीं करेगा, ये भी करेगा शो और ये भी करेगा, देख लो बना के देख लो, ये देखो सी एच डबल बॉन्ड
CCl CS3 CH3 CH। इसमें ये Cl H का मत मानो चाहिए, इसका मान लो CH3 अगर क्रॉस वाली सिचुएशन में है तो क्या बन गया ट्रांस, अगर दोनों पास पास वाली में है तो क्या बन जाएगा सिस। ये तो बन सकता है ना, याद रखो। ये हो गया सिंपल। अब सुनो प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन। प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन सबसे ये आपको पता ही है, एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ो डबल बॉन्ड में, और डबल बॉन्ड को तोड़ के आप क्या बना सकते थे सिंगल। वैसे ही बात है, अगर आप ट्रिपल बॉन्ड एल्काइन को, एल्काइन का क्या करोगे हाइड्रोजिनेशन प्लेडियम और कार्बन की प्रेजेंस में, तो कौन सी एल्कीन बनेगी सिस। कौन सी बनेगी सिस। ये याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बता ही देता हूँ आपको। अगर आप एल्काइन का सोडियम और लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस में रिएक्शन करवा रहे हो, तब तो आपके पास प्रोडक्ट कौन सा बन रहा है ट्रांस वाला। कौन सा बन रहा है ट्रांस वाला। और ये कौन सा बन रहा है सिस वाला। ये नाम से भी आता है, ये देखो नाम दिया भी होगी इसके ऊपर। ये तो इसने बता दिया भी, एल्काइन का अपने पार्शियल रिडक्शन करवा सकते हैं डाई हाइड्रोजन की प्रेजेंस में। प्लेडियम ले लो चाहे प्लेडाइस, चारकोल मतलब डीएक्टिवेटेड ले लो। ये इसने दिए। अब सुनो यहाँ पे ये लिखा, अगर आप प्लेडियम ले रहे हो और चारकोल ले रहे हो कार्बन, तो इसको बोलते हैं लिंडलर कैटलिस्ट। लिंडलर कैटलिस्ट, इस कैटलिस्ट को बोलते हैं लिंडलर कैटलिस्ट। कैटालिस्ट याद रखना, लिनियर कैटलिस्ट की प्रेजेंस में अगर आप रिएक्शन कराओगे तो हमेशा प्रोडक्ट कौन सा बनेगा सिस वाला। कौन सा बनेगा सिस वाला। और अगर सोडियम या लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस में अगर आप रिएक्शन करवा रहे हो तो आपका प्रोडक्ट कौन सा बनेगा ट्रांस वाला। तो रिएक्शन बिल्कुल सिंपल सी है। अगर आपको डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड तोड़ना है तो उसमें क्या ऐड करा, तो दो हाइड्रोजन। अगर आपने डबल को और तोड़ना होता तो आप दो हाइड्रोजन और देते, तो वो ट्रिपल और सिंगल बॉन्ड में तब्दील होता। तो ये सिंपल सा दिया है। इथाइन की रिएक्शन आप प्लेटिनम और चारकोल की प्रेजेंस में इथीन बना सकते हो। प्रोपाइन हो तो यहाँ क्या बन जाएगी प्रोपीन। प्रोपाइन हो तो क्या बन जाएगी प्रोपीन। ये इसने बताया, ये सिंपल सी रिएक्शन है। और ये लिनियर कैटलिस्ट याद रखना अगर आपने सिस प्रोडक्ट को बनाना है तो। और अगर आप सोडियम और लिक्विड अमोनिया लोगे तो प्रोडक्ट कौन सा बन जाएगा ट्रांस एल्कीन। ट्रांस एल्कीन। सेकेंड रिएक्शन सुनो, फ्रॉम एल्किल हैलाइड। फ्रॉम एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड मींस आर एक्स। एल्काइल इसको बोलते हैं हैलाइड, हैलोजन। आपको पता है इसमें क्या होता है डी हाइड्रोहेलोजिनेशन, मतलब हाइड्रोजन भी बाहर जाएगा और हेलोजन भी, सॉरी, हाइड्रोजन भी बाहर जाएगा और हेलोजन भी बाहर जाएगा। यही रिएक्शन सेम की सेम आपको 12th क्लास के अंदर मिलेगी। हेलो एल्केन हेलो एरीन की। अब सुनो रिएक्शन क्या होती है। पहले एक बात, इस रिएक्शन के आपको दो तीन नाम बताता हूँ। देखो इस रिएक्शन के दो तीन नाम, एक तो बीटा एलिमिनेशन बोलते हैं इसको, बीटा एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन। एक इसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं, ये नाम दिया भी हुआ है डी हाइड्रो हेलोजिनेशन। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन मतलब हाइड्रोजन भी बाहर जाएगा और हेलोजन भी बाहर जाएगा। सुनो, जिस ग्रुप पे, जिस कार्बन पे ग्रुप लगा है, जिसे हेलोजन लगा है, तो उसको बोलते हैं अल्फा। उसका पास वाला क्या हो गया बीटा। क्या हो गया बीटा कार्बन। और बीटा कार्बन के पास क्या होना चाहिए हाइड्रोजन। क्या होना चाहिए हाइड्रोजन। जब आप इसको अल्कोहलिक केवल्स की प्रेजेंस में गर्म करते हो तो यार अपना अल्फा वाले से तो हेलोजन बाहर जाएगा और बीटा वाले से क्या बाहर जाएगा हाइड्रोजन। एच एक्स क्या हो जाएंगे बाहर, एच एक्स क्या हो जाएंगे बाहर। और आपको ये बताइए, ये बॉन्ड भी टूट गया, ये बॉन्ड तो सिंगल किसमें चेंज होगा डबल बॉन्ड में। और आपके पास क्या बनेगी एल्कीन। क्या बनेगी एल्कीन। और वो भी सेट जेफ रूल के अकॉर्डिंग। सेट जेफ रूल आपको दिया नहीं तो मैं करवा देता हूँ यहाँ पे, 12th क्लास में आएगा ये पूरा पूरा होता है। ये बिल्कुल सिंपल है। अगर आप एल्किल हैलाइड को रिएक्शन करवा रहे हो, एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्स मतलब KOH, या मतलब मान लो एल्कोहलिक आपने लेना है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले लो, KOH वगैरह, उसकी प्रेस पे अगर आप गर्म कराओ तो यार ना अल्फा वाले कार्बन से तो क्या बाहर जा रहा है हेलोजन। अल्फा कार्बन से क्या बाहर जा रहा है हेलोजन। और बीटा वाले से क्या बाहर जा रहा है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन और की क्या फॉर्म बन रही है आपका सिमेट्रिकल से क्या बन रहा है अनसिमेट्रिकल, ओ सॉरी, सेचुरेटेड से क्या बन रहा है अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बन रहा है। और ये इसने सिंपल सा बता दिया। याद रखना, जो ग्रुप लगा है उस कार्बन को क्या बोलते हैं अल्फा, और पास वाला कार्बन क्या होता है बीटा। पास वाला कार्बन क्या होता है बीटा। अल्फा वाले से हेलोजन बार और बीटा वाले से क्या बार एक्स बार। और यहाँ एक्स की जगह Cl Br आयोडीन कुछ भी हो सकता है। और रिएक्शन का रेट आपको बताइए,
हेलोजन जितना ही बढ़िया मान लो बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी तो आसानी से क्या होगा, दूर आसानी से क्या होगा, निकल जाएगा रिएक्शन में। इसलिए यहाँ पे सबसे ज्यादा रिएक्शन कौन देगा, आयोडीन, फिर कौन देगा, ब्रोमीन, फिर कौन देगा, क्लोरीन। और आपको पता है एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन करवा रहे हैं तो एल्काइल हैलाइड आपको हमेशा ही पता है, एल्किल ग्रुप की बात करो तो कौन सा ज्यादा रिएक्शन करेगा, 3 डिग्री। कौन सा रिएक्शन करेगा, 3 डिग्री, अगर आपने हाइड्रोजन रिप्लेस करना है थर्ड, क्योंकि 3 डिग्री कार्बन के टाइम क्या बनता है, स्टेबल। ये इसने इसके और पर बताया। आयोडीन क्यों जल्दी से बात चल जाए, क्योंकि आयोडीन की बॉन्ड लेंथ क्या है, ज्यादा, ये बॉन्ड तोड़ना क्या हो जाएगा, इजी, बॉन्ड तोड़ना क्या हो जाएगा, इजी। और यहाँ आपको पता है 3 डिग्री एल्किल लाइट क्यों, क्योंकि 3 डिग्री कार्बन के टाइम क्या होता है, ज्यादा स्टेबल। अब सुनो, फ्रॉम विस्निल डाई, विस्निल का मीन क्या होता है, दो कार्बन लगे हों, दोनों अलग अलग पे हाइड्रोजन हेलोजन लगे, उसको बोलते हैं विस्निल बॉन्ड। अगर पास वाले कार्बन, ये देखो लिखो, टू एडजस्टेड कार्बन पे अगर कोई ग्रुप लगा हो हेलोजन वगैरह तो उसको बोलते हैं विस्निल डाई। अगर एक ही कार्बन पे दोनों हेलोजन लगे तो उसको बोलते हैं जैम, उसको क्या बोलते हैं, जैम। ये देखो लिखो, इसको बोलते हैं विसिनल कंडीशन। ये कार्बन दोनों पास वाले कार्बन को दोनों पे, इसकी रिएक्शन कराओ आप जिंक से, तो जिंक के साथ ये बी आर और ये बी आर बार, और ये आपस में एल्केन आपकी किसमें बदल जाएगी, एल्कीन, किसमें बदल जाएगी, एल्कीन। अब यहाँ आपने इथेन लिया, फिर ये क्या बनेगी, इथीन, क्या बनेगी, इथीन, सिंपल सी रिएक्शन। अगर आप विशनल डाइड नाइट की रिएक्शन जिंक के साथ करवा रहे, किसके साथ, जिंक के साथ, यहाँ ब्रोमीन भी हो सकता है। और यहाँ अब देखो ब्रोमो इथेन है और ब्रोमो मीथेन, और इसमें क्या है, सॉरी ब्रोमो इथेन क्या, ये क्या हो गया, 1 2 3, 1 2 डाई ब्रोमो प्रोपेन, 1 2 डाई ब्रोमो प्रोपेन। तो यहाँ अब आपकी क्या बन जाएगी, प्रोपेन, क्या बन जाएगी, प्रोपेन। रिएक्शन बिल्कुल सिंपल सी है। विशनिल का मीन याद रखना, अगर कार्बन, दो कार्बन है एडजस्टेड कार्बन, इन दोनों पे हेलोजन लगे तो इसको बोलते हैं विशनिल, इसको क्या बोलते हैं, विशनिल। अगर मान लो दो कार्बन और एक ही कार्बन पे दोनों हेलोजन लगे तो इसको बोलते हैं जेम डाई हैलाइड, जेम डाई हैलाइड। ये बिल्कुल सिंपल सा आपको मेरे को पता ही है। हेलोजन बाहर जा रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, डी हेलोजिनेशन, डी हेलोजिनेशन। अगली रिएक्शन सुनो, फ्रॉम एल्कोहल बाय एसिडिक डाई डिहाइड्रेशन। अल्कोहल को अगर आप गर्म करोगे एसिडिक कंडीशन में तो आपकी एल्कीन बन जाएगी। ये रिएक्शन दी हुई है, ये ये रिएक्शन, ये सेम टू सेम वैसी थी अल्फा बीटा वाली, जो किया ना बीटा एलिमिनेशन, सेम टू सेम वैसी रिएक्शन। सुनो, ये होती है अल्कोहल, सी एच, ये मान लो अल्कोहल, जब आप इसको गर्म करोगे तो ये ओ एच बार और ये एच बार, सेम वैसी रिएक्शन आपने ये की थी, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन, वहां हेलोजन था, बस यहाँ क्या है, ओ एच माइनस एच टू ओ। आपको पता है अगर पानी बाहर जा रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेशन। और आपको पता है ये सिंगल बॉन्ड किसमें कन्वर्ट चाहिए, डबल बॉन्ड। ये देखो इथेनॉल, इथेनॉल को अगर आप कंसेंट्रेशन कोई भी एसिड H2SO4 के बेस में रिएक्शन करवा रहे हो तो अल्फा वाले से तो क्या बन गया है, OH, और बीटा वाले से H, तो इसको क्या बोल देंगे, इथेन, क्या बोल देंगे, इथेन। और ये देखो इस रिएक्शन के लिए आपके पास बीटा कार्बन के पास क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन, क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन। ये इसने दिया हुआ है, देखो लिखा है। सिंपल सी बात है, इसके अंदर आपको पता है वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो रहा है, इसलिए इसको एसिड की प्रेस में रिएक्शन कर रहे हो, इसलिए क्या बोलते हैं, एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। और इसमें आपको पता है रिएक्शन में बीटा एलिमिनेशन हो रहा है, क्योंकि बीटा नंबर से क्या रिप्लेस हो रहा है, हाइड्रोजन, और अल्फा से क्या रिप्लेस हो रहा है, OH। इसको आप, हाइड्रोजन एटम होना चाहिए बीटा कार्बन, और ये रिएक्शन बिल्कुल सिंपल सी, फ्रॉम अल्कोहल बाय एसिडिक डिहाइड्रेशन। ये अल्कोहल की आप एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन करवा रहे हो तो H2O बाहर जाएगा, उसको क्या बोलेंगे, डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन। अब सुनो प्रॉपर्टी, फर्स्ट है फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी याद रखना, एल्केन थे वो इनर्ट थे, बट लेकिन एल्कीन के अंदर डबल बॉन्ड, एल्कीन के अंदर क्या है, डबल बॉन्ड। तो अगर एल्केन के कंपेयर में पूछे तो एल्कीन क्या करेगी, ज्यादा रिएक्टिव होगी, और इसके पास आपको पता है डबल बॉन्ड पाई इलेक्ट्रॉन होने के कारण, लूजली पाई इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल एडिशन रिएक्शन देंगे, इलेक्ट्रोफाइल रिएक्शन इसके ऊपर के ऐड हो सकते हैं क्योंकि इसके पास पाई इलेक्ट्रॉन है, और ये इसमें पोलैरिटी है क्योंकि इसमें पाई बॉन्ड है, देखो ये लिखा हुआ alkene are class resemble alkene in physical property, so alkene is a class resemble alkane in physical property। अब सुनो,
टाइप ऑफ आइसोमर एंड डिफरेंट ऑफ पोलर नेचर, ये एल्केन से थोड़ी सी अलग है, एल्कीन की बात आ रहा है। एल्केन और एल्कीन में फिजिकल प्रॉपर्टी में बहुत ज्यादा फर्क है। द फर्स्ट थ्री मेंबर ऑफ गैस, ये सिंपल सी बता रहा है अभी प्रोपीन का क्या है, गैसेस हैं, और जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा तो फिर क्या बनेंगे, लिक्विड, फिर उसके बाद क्या बन जाएंगे, सॉलिड। इथीन के बारे में बता रहा है अभी, कलरलेस गैस है, फ्रेंड्स वेट, ये तो सिंपल सी बातें, ये तो कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। अब सुनो, एल्कीन आर कलरलेस, ऑर्डरलेस और insoluble in water, fairly soluble in non-polar solid। ये सिंपल सी बताइए, ये तो बातें आपने बताई है। हाइड्रोकार्बन तो हाइड्रोकार्बन डिसॉल्व होगा, ये तो कोई बड़ी बात नहीं। और ये बताने सुनो, अगर एक एक CH2 ग्रुप का भी फर्क आ रहा है तो इनके बॉइलिंग पॉइंट में कितना फर्क आ जाएगा, 20 से 33 मीन्स मान लो इथीन प्रोपीन ऐसे ऐसे करके अपने जैसे जैसे होमोलॉगस सीरीज में चेन में जा रहे हैं आगे, जैसे बता रहे हैं सेम वही बात। बॉइलिंग पॉइंट स्टेट चेन और ब्रांचिंग में आपको बताएं हमेशा ज्यादा ही होगी, ब्रांच के हमेशा कम होते हैं और स्टेट चेन के क्या होते हैं अच्छे। अब सुनो केमिकल प्रॉपर्टी, ये आ गया पहली पहली। एल्कीन में याद रखना हमेशा रिच सोर्स ऑफ लूजली हाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल सबसे और एडिशन रिएक्शन देंगे। रीजन क्या है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन। और ये इसने बताया है, कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड है, एडिशन प्रोडक्ट। अब सुनो रिएक्शन क्या क्या, पहली पहली एडिशन ऑफ डाई हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ डाई हाइड्रोजन, ये अपने रिएक्शन की थी। एल्कीन के अंदर आप डाई हाइड्रोजन ऐड कर दो निकल और प्लेटिनम के बेस में, तो किस में से चेंज हो जाएगा, एल्केन्स में। किसमें चेंज हो जाएगा, एल्केन में। सैचुरेटेड क्या हो, अनसैचुरेटेड किसमें बदल जाएगा, सैचुरेटेड। ये सिंपल सी रिएक्शन हमने की थी। सी डबल बॉन्ड, अगर आप इसमें H2O ऐड कर रहे हो निकल और प्लेटिनम के बेस में, तो इसे बोलते हैं हाइड्रोजीनेशन। और ये आपकी क्या बन गई थी, एल्केन। क्या बन गई थी, एल्केन। ये सिंपल सा, अगर आप एल्कीन में H2 दे रहे हो कैटलिस्ट की प्रेजेंस, हेलोजन भी ऐड कर सकते हो। ऐसे क्या ऐड कर सकते हो, सबसे हेलोजन, एडिशन ऑफ हेलोजन, एडिशन ऑफ हेलोजन, ये रिएक्शन इसने करवाई हुई है। और यहाँ आएगा आपका मार्कोनिक, नहीं मार्कोनिक रूल आ गया है, ये हाइड्रोजन फ्लोराइड में इसमें आएगा। ये तो सिंपल सा है, ये यहीं से दिखाता हूँ, देखो ये एल्कीन है, आप डाई हेलोजन के साथ रिएक्शन कराओ तो दोनों के दोनों हेलोजन यहाँ रखे, और डबल बॉन्ड किसमें बदल गया, सिंगल बॉन्ड में, कार्बन टेट्रा क्लोराइड की प्रेजेंस में। प्रोपेन के साथ रिएक्शन कराओगे तो बन जाएगा 1,2 डाई क्लोरो प्रोपेन, सिंपल सी रिएक्शन है, सुन लो। ये आपकी एल्केन, ये कोई भी डाई हेलोजन रिएक्शन कराओ, बॉन्ड सिंगल में कन्वर्ट, यहाँ भी बी आर और यहाँ भी बी आर, यहाँ बी आर ले लो सी आर ले लो कुछ भी, ये सिंपल सी रिएक्शन है। और कौन सी किसकी प्रेजेंस में होती है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड की प्रेजेंस के। अब सुनो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शन, आगे भी आपके काम आएगी 12th के अंदर भी और 11th में भी, सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि इसके अंदर लिखता है मार्कोनिक रूल। और ये रूल क्या है, इसका मैकेनिज्म क्या है, और एंटी मार्कोनिक क्या है, क्रास क्या है, इन सभी के बारे में बताऊंगा मैं आपको अगली क्लास के अंदर, ठीक है। अब यहाँ तक अपने करते हैं समाप्त। और अगर आपको मेरी क्लास बढ़िया लगी तो प्लीज फीडबैक देना अपने अच्छे। अगर स्लो करवाना है, धीरे करवानी है रिएक्शन, या मतलब जैसे भी कराना है तो आप मेरे को बताना कमेंट के अंदर, मैं वैसे ही आपको करवा दूंगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लाइक एंड शेयर प्लीज।